गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन की वजह से कई प्रॉब्लम चल रही होंगी, पर कोई दिक्कत नहीं है। हमने पिछले टॉपिक पर कुछ डिस्कशन किया था। हमने पहले सेल के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो इस टॉपिक से वंचित भी रह गए थे। तो देखिए, पहले तो जो अपना YouTube का जो दीपक चौधरी के नाम से जो चैनल बना हुआ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर भी करना है भैया, कमेंट भी करना है दोस्तों। अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, शेयर तो करना ही है। वैसे देखिए भैया दोस्तों, ये बात है कि अपना टॉपिक्स जो है परमानेंट जो चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार मैं बेसिकली लेना चाहूँगा आपकी 5 मिनट तो मैं बेसिक में लेना चाहूँगा। ज़्यादा नहीं, कुछ 30 मिनट का टॉपिक चलेगा अपना। आज 25-30 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जितना पोर्शन अपने पहले वाले स्टूडेंट्स को करवाया गया है उसी के अकॉर्डिंग। देखिए, पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने बायोलॉजिकल पार्ट की। देखिए, बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो वर्ड है या बायोलॉजिकल जो पार्ट है, इस बायोलॉजिकल पार्ट में मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान जो है इसका जो जनक माना जाता है वो है अरस्तु। अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक है उसे हम जंतु विज्ञान में भी जैसे हम नोटिस कर सकते हैं और हम इसे जीव विज्ञान में भी नोटिस कर सकते हैं। दोनों का जो जनक है वो अरस्तु ही है। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे ये बायोलॉजिकल पार्ट है, इसके भी दो पहलू हैं। एक होता है इनका नाम देने वाला कोई भी मेंबर या पर्सन, और एक इनकी खोज करने वाला या इनका जनक, इनका जो फादर होता है वो, जिससे माइंड में ये इमेजेस आती हैं कि अपने को ये करना है, तो उसका जनक ही माना जाता है। तो मैं इसके नामकरण करने वाले के बारे में यदि डिस्कशन करना चाहूंगा तो इसके जो बायोलॉजिकल जो नाम है इसका नामकरण करने वाले दो लोग हुए थे, दो पर्सन हुए थे। उन्हीं दोनों पर्सन्स की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, एक तो है लेमार्क और दूसरा जो पर्सन है वो है ट्रेवीरेनस। लेमार्क और ट्रेवीरेनस जो है उसने बायोलॉजिकल जो है शब्द इसका नामकरण किया था। ठीक है, अब मैं इसी चीज को आगे कंसेप्ट करना चाहूँ तो मैं इतना बताना चाहूंगा आपको कि जो बायोलॉजिकल पार्ट है, इस बायोलॉजिकल पार्ट्स में जो बायो शब्द है और जो लॉजी शब्द है, इस बायो शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है लिविंग। लिविंग का मतलब होता है सजीव। और जीव क्या होगा, सजीव क्या होगा, जीव क्या होगा? जीव का मतलब ये होता है जो रेस्पिरेशन करे, श्वसन करे, रिप्रोडक्शन करे और मतलब वृद्धि करे, ग्रोथ करे। तो ये सभी लक्षण जो होते हैं एक जीव में होते हैं, एक बायो में होते हैं। अब मैं बात करूं इस लॉजी वर्ड की। देखिए, लॉजी वर्ड क्या होता है? लॉजी वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब किसी भी चीज का अध्ययन करना लॉजी वर्ड कहलाता है। तो जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजिकल वर्ड होता है। मैं बात करना चाहूंगा बायोलॉजी वर्ड को दो पार्ट्स में वैसे डिवाइड करते हैं। देखो, एक तो होती है जंतु विज्ञान और एक होता है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान जो है उसका जनक हम मानते हैं थियोफ्रेस्टस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था, उसे हम मानते हैं। और उसने अपनी एक ऐसी बुक लिखी थी, उस बुक में अपना यही कंसेप्ट किया था उसने कि मतलब उस बुक का जो नाम था वो था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो पादपों के बारे में दी गई थी। और मैं यदि जंतु कोशिका वाली ये जो है इसके बारे में, इसके जनक का बारे में डिस्कशन करना चाहूँ तो इसका जो जनक है ये अरस्तु ही है और इसने हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक का नामकरण किया था। हिस्टोरिया एनिमेलिया जो बुक थी वो अरस्तु ने लिखी थी। देखो, इसी टॉपिक, ये तो अपना बेसिक हो गया। अब मैं बेसिक के बारे में अपने इसी टॉपिक्स को रेगुलर करना चाहूंगा। देखिए, अपना जो टॉपिक होगा वो अपने बायोलॉजिकल पार्ट में इसमें चलेगा। बायोलॉजिकल पार्ट में सबसे पहले मैं सेल के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए, अपनी जो सेल होती है, सेल क्या चीज है? ये अपनी होगी कोशिका। कोशिका को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल। सेल के बारे में डिस्कस। देखो, सेल क्या होती है? यह हमारे जो बॉडी होती है इसकी सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और ये जो संरचनात्मक जो क्रियात्मक इकाई है
यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मूलभूत इकाई भी होती है, इसे हम मूलभूत इकाई भी बोलते हैं। अब मैं यह बात करना चाहूँ हम इस कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक के बारे में। तो देखो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। एक बार मैं माइंड में इमेज बनाने के लिए एक माइंड में ऐसी इमेज बनाए ताकि हमें कभी कंफ्यूजन ना हो किस चीज के बारे में। एक होती है अपनी कोशिका, एक होता है अपना केंद्रक, और कोशिका केंद्रक और एक होती है केंद्रिका। माइंड में एक ऐसी इमेज बनाओ ताकि इनके सभी के साइंटिस्ट का जो नाम होता है उसमें हमें किसी भी प्रकार की कभी भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो कोशिका है इसे हम एक चीज के लिए ऐसे मान सकते हैं कि ये हमने एक बहुत बड़ा गोला ले लिया, हमने ये गोला बना लिया, इसे मान सकते हैं इस बड़े वाले गोले को हम क्या कोशिका। इसके बाद में हमने एक छोटा गोला और बना लिया, इस छोटे गोले को मान सकता हूं मैं केंद्रक। अब इस अपने को सबको पता है कि केंद्रक के अंदर मतलब केंद्रिका होती है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो केंद्रिका होगी ना। तो भैया ये मैंने बना दिया यहाँ पर केंद्रिका। अब मैं एक चीज का डिस्कशन करना चाहूंगा, इसको माना है मैंने कोशिका, इसको माना है मैंने केंद्रक और इसको माना है मैंने केंद्रिका। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि कोशिका की खोज किसने की थी। मैं कह रहा हूं जो बाहरी जो पार्ट है इसको एक बार मैं हुक में लटका दूंगा। देखिए ये मैंने यहाँ पर हुक बना दी और मैंने इस बाहरी पार्ट जो कोशिका नाम दिया है इसको मैंने हुक में लटका दिया। देखिए भाई ये अपने माइंड में एक ट्रिक के रूप में हम इमेज सेट कर सकते हैं। तो इसके देखिए ये है अपनी कोशिका, बाहरी पार्ट जो है वो कौन सा है कोशिका। इस कोशिका को मैंने हुक में लटका दिया तो हम इमेज के तौर पर ये कह सकते हैं कि इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके भैया, तो ये एक अपने बहुत ही बेसिक है, इसे इस टाइप से हम याद कर सकते हैं, माइंड में एक ऐसी इमेज बना सकते हैं। तो ये कोशिका जो है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करना चाहूँ इसका जो इंटरनल जो पार्ट है, इसी इंटरनल पार्ट की मैं बात करूंगा। ये आ गया अपना कौन सा केंद्र न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है, इसको मैं ब्राउन कलर, कोई भी ब्राउन कलर ले लूंगा तो उससे ब्राउन कलर से मैं इसे कलर कर दूंगा। ब्राउन कलर से कलर करने के बाद में मेरा रिजल्ट यही बनेगा कि जो केंद्रक है इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए ये अपना हो गया केंद्रक, केंद्रक और इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक हो गया वो हो गया रॉबर्ट ब्राउन। कौन हो गया भैया रॉबर्ट ब्राउन। देखिए बहुत अच्छी इमेज बनेगी माइंड में, एक बार क्रिएट करना, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप माइंड में ऐसी इमेज बनाओगे तो कभी कोई चांस नहीं है गलत होने का। देखो अब मैं बात कर रहा हूं इस इंटरनल पार्ट के, तो केंद्र के अंदर बना हुआ है ये है अपनी केंद्रिका। मैं केंद्रिका के अंदर एक इस टाइप की बोतल से रखूंगा। ये मैंने एक बोतल रख दी। इस बोतल का मतलब ये है ये एक फेंटा की बोतल रखी है और इस फेंटा की बोतल से ये मीन ये है कि जो केंद्रिका जो है इसकी जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो है मेरा फेलिक फेंटोना। कौन सा है फेलिक फेंटोना। देखिए इस प्रकार से फेलिक फेंटोना मैंने ये लिख दिया है। इसका जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक जिसने खोज की थी उसके बारे में मैंने बोल दिया कि फेलिक फेंटोना ने केंद्रिका की खोज की थी। इस प्रकार से हम माइंड में इमेज बना सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा एकदम। आप इसे एकदम कंसेप्ट करके समझिएगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं, मैं एक इसी प्रकार से आपको पहले कुछ गाइडेंस दे देता हूं कि देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो ये रहेगा इसी के अकॉर्डिंग कि इसमें पहले मैं ले लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ ऐसे डाटा होते हैं, कुछ कोशिकाओं में कुछ डाटा होते हैं। इसमें ये डाटा होते हैं कि एक तो होता है अपना सजीव जगत, एक हम ह्यूमन बॉडीज की बात करें, ओनली मानव शरीर की बात करें। देखिए सजीव जगत में क्या होता है कि सजीव जगत की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है हम उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर ले। देखिए सजीव जगत की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है, सबको पता है ऑस्ट्रिया में होती है, तो समझ जाओ ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये अपने को यही इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है सजीव जगत की वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा।
अब यदि मान लो कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दे तो इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि शुतुरमुर्ग का अंडा तो है बट इसकी साइज कितनी होती है। तो मैं इसके साइज के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। इसकी जो साइज होती है वो 170 mm होती है दोस्तों। कितनी होती है दोस्तों? 170 mm की होती है। इसी प्रकार से यदि मैं सेकंड डिस्कशन करूं सजीव जगत के बारे में, देखिए सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? देखिए सजीव जगत की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो दोस्तों माइकोप्लाज्मा होती है। कौन सी होती है रे? माइकोप्लाज्मा। देखिए ये माइकोप्लाज्मा जो है ये अपने नॉर्मली एग्जाम्स में पूछी जाती है और इसी माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी बोलते हैं। और इस PPLO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये होती है। और यह जो सजीव जगत है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी कोशिका है। अब मैं इसकी साइज के बारे में डिस्कशन करना चाहूं, यानी कि जो पटवारी लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं उन सभी और रीट वाली जो एग्जाम्स होती हैं उन सभी में ये क्वेश्चन से डिस्कशन किया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है, इसकी जो माप होती है वो होती है 0.1 माइक्रोन की होती है। कितनी होती है भैया? 0.1 माइक्रोन इसकी जो साइज होती है उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन बॉडीज की। देखिए दोस्तों मानव शरीर क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटी जो कोशिका होती है और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन सेल्स होती है। जैसे मैं बात करूं तंत्रिका कोशिका। इसी प्रकार से देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, तंत्रिका कोशिका। ओके दोस्तों मैं बात करूं आगे, इसी को बढ़ाऊं आगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो दोस्तों वैसे दो प्रकार से डिवाइड हो सकती है। वो कोशिका कौन सी? सबसे छोटी कोशिका की बात करूं, सबसे छोटी कोशिका वैसे देखिए मानव क्या होता है? द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होने का मतलब इसमें एक नर भी होता है और एक मादा भी होती है। तो मैं द्विलिंगी के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो ये जो नर होता है एक होती है अपनी मादा। तो नर और मादा के हिसाब से देखिए नर क्या करता है? कौन से गैमेट बनाएगा? देखिए शुक्राणु, स्पर्म बनाएगा। ठीक है, तो ये शुक्राणु बनाएगा और मादा में कौन से बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। तो इसी प्रकार से मादा में अंडाणु होंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मानव शरीर, मानव ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो नर में तो होती है शुक्राणु और मादा जो होती है उसमें होती है अंडाणु। देखिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो अपना डिस्कशन करते हैं। कौन सा? सेल थ्योरी। देखिए कोशिका सिद्धांत एक कोशिका के संदर्भ में दिया हुआ है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत में मैं एक चीज और डिस्कशन करूंगा कि जो कोशिका थी उस कोशिका में दो तीन सिस्टम काम में लेते हैं, दो तीन डाटा काम में लेते हैं कि सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी कोशिका 1665 में की थी। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो 1676 में जीवित कोशिका, जो रॉबर्ट हुक ने तो क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज की थी, वो की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एक साइंटिस्ट हुआ था। उन्होंने सन 1676 में जीवित कोशिका की खोज की थी और वो भी अपने जो दांत होते हैं, अपने जो टीथ होते हैं उनके अंदर जो खुरचन होता है ना उसी में उस कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका की? जीवित कोशिका की। ये टॉपिक्स आगे क्लियर करवाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बात कर रहा हूं सेल थ्योरी की। कोशिका सिद्धांत के बारे में मैं बात करूं, कोशिका सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे और एक जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था सन 1838 से 1839 में दिया गया सिद्धांत। ओके दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कोशिका सिद्धांत आखिर दिया किसने था?
तो इस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दो वैज्ञानिक हुए थे, एक तो था स्लाइडेन, एक तो कौन सा था स्लाइडेन, और एक था स्वान। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे और इन्हीं वैज्ञानिकों ने इसके बारे में ये डिस्कशन किया था कि यह मूल संरचना है, यह मूलभूत इकाई भी होती है, और जो कोशिका होती है इस कोशिका की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस दर्शा सकते हैं। हमने जो भी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हम मेटाबॉलिज्म जो उपापचय जो क्रियाएं होती है उनको दोहरा सकते हैं। उपापचय क्रियाओं में यदि मैं बात करना चाहूं तो जैसे रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम हुआ, उत्सर्जन के बारे में हम बात करें और रेस्पिरेशन अपना हो ही गया, और इसके अलावा मैं यदि बात करूं तो डाइजेशन के बारे में बात कर सकता हूं, पाचन तंत्र के संदर्भ में। तो जो अपनी जो मतलब कोशिका होती है वो मोस्टली मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अपने कोशिका सिद्धांत में यही बात होता है। आगे मैं एक चीज का बारे में डिस्कशन करूंगा आपसे। देखो नेक्स्ट मेरा डिस्कशन ये रहेगा कोशिका सिद्धांत में। देखो कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद माना जाता है, और अपवाद कौन सा होता है, अपवाद के रूप में मैं मानता हूं कि वायरस लेते हैं। कौन सा लेते हैं, वायरस। देखिए वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, और जो वायरस मतलब विषाणु, और ये विषाणु जो है, ये वायरस जो है, यह न जीवित है और ना निर्जीव। इसका मतलब क्या है, देखो ये सजीव और निर्जीवों की एक योजिक कड़ी होती है, बीच की कड़ी होती है। देखिए इसका मतलब योजक कड़ी होने का मतलब ये है जब ये किसी सजीव कोशिका में एंटर्ड होता है, जब किसी सजीव कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो उस वक्त तो यह एक्टिव हो जाता है, कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यदि मैं बात करूं जब ये निर्जीव कोशिका में होता है तो उस वक्त यह अनइफेक्टिव होता है, इस पर बिल्कुल एकदम पैसिव क्रिया होती है, कोई कार्य नहीं करता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो ये हो गया अपने वायरस के बारे में कि वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव दोनों की योजक कड़ी होती है। न इसे सजीव मान सकते हैं और ना ही इसे हम निर्जीव मान सकते हैं। इस प्रकार से हम ये क्या होता है, कोशिका सिद्धांत में क्या माना जाता है, अपवाद माना जाता है। देखिए दोस्तों इसके बाद में मैं बात करना चाहूं इसके बारे में कि मैं बात करूं जो अपने जीवित जो कोशिका होती है, इसका जो ये तो हमने मतलब सिद्धांत तो देख लिया, कोशिका सिद्धांत। अब मैं बात करूं कोशिका सिद्धांत में संशोधन भी हुआ था, उस संशोधन की बात कर रहा हूं। तो कोशिका सिद्धांत में संशोधन जो हुआ था उसका मतलब ये है कि एक रुडोल्फ विर्चोव नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, उन्होंने ये बताया था कोशिका सिद्धांत में संशोधन के मुताबिक यह बताया था कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो डेथ हो जाती है, उनकी वो मर जाती है और उनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ये उसने क्या किया था, बताया था। कौन, रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव एक साइंटिस्ट हुआ था, उन्होंने ये बताया था कि पुरानी कोशिकाओं के द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं की डेथ हो जाती है, उनकी जगह नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। देखिए अब इसका मतलब यही है, एक जापानी वर्ड में आपके सामने पेश करना चाहूंगा, प्रस्तुत कर रहा हूं। वो क्या होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी या ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक वर्ड होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये एक जापानीज वर्ड है, एक विदेशी वर्ड है, इसके बारे में डिस्कशन में कर रहा हूं। देखिए ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब यही होता है जो मैंने पहले बता चुका। कई बार क्या होता है मोस्टली एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते कि यार ये वर्ड है क्या। अरे मैं कह रहा हूं वही वर्ड है जो मैंने अभी बताया रुडोल्फ विर्चोव के बारे में। रुडोल्फ विर्चोव के बारे में मैंने अभी बताया था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, और यह भी क्या है, इस वर्ड का मतलब यही होता है कि पुरानी कोशिकाओं के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।